बीजेपी ने अपने सांसदों निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान से किनारा कर दिया है। निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने न्यायपालिका पर सवाल उठाए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से न तो इत्तेफाक रखती है और न ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इस बयान को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई पर टिप्पणी करते हुए निशिकांत दुबे ने विवादित बयान दिया था। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन किया था। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे के बयान के बाद विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे के बयान पर विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी कोर्ट को धमकाने की कोशिश कर रही है। मिस्टर मोदी, सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि अदालत चाहती है कि कोई भी काम संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ न हो, इसीलिए बीजेपी के नेता कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। आम आदमी पार्टी ने निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे ये नकली डिग्री वाले निशिकांत दुबे जी के खिलाफ और इनको जेल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद पहुंचकर हिंसा पीड़ितों और दंगा प्रभावितों से मुलाकात की है। राज्यपाल ने पीड़ितों का दर्द जाना और कहा कि जो हुआ वो बहुत बर्बर था, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्यपाल हिंसा प्रभावित धुलियान के गांव में भी पहुंचे। हिंसा प्रभावित जाफराबाद के उस इलाके में हिंदू परिवारों से बात की, जहां हिंसा में पिता पुत्र की दंगाइयों ने हत्या कर दी थी। राज्यपाल पैदल ही करीब दर्जन भर से ज्यादा घरों में गए, 50 से ज्यादा स्थानीय महिलाओं से बातचीत की। राज्यपाल जब गांव में दाखिल हुए तो सैकड़ों महिलाएं हाथ में तख्तियां लेकर खड़ी थी। तख्तियों पर वी वांट जस्टिस, वी वांट बीएसएफ कैंप जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। राज्यपाल ने अपनी टीम के साथ एक एक कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। पीड़ितों से मुलाकात करने और उनका हाल जानने के बाद कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो बेहद बर्बर था। I will take it up with the government of India and the state government for appropriate action. I will follow it up. They said we want justice, they will get justice. We want peace, they will have peace. Certainly we will do everything that is possible to give them a sense of security. We have all our sympathetic understanding of what they want. We will do all our best to see that they get justice. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के मुर्शिदाबाद दौरे पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। टीएमसी आरोप लगा रही है कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। राज्यपाल का मुर्शिदाबाद दौरा तृणमूल कांग्रेस को पसंद नहीं आया। सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुर्शिदाबाद नहीं जाने की अपील की थी। बावजूद इसके राज्यपाल मुर्शिदाबाद गए। अब टीएमसी कह रही है कि राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल असाइनमेंट है, तो वहाँ पर जाना, इवेंट बनाना, मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना, नाटक करना, बंगाल को मेलाइन करना, ये पॉलिटिकल असाइनमेंट जो दिल्ली से आया था, अकॉर्डिंग टू हिज असाइनमेंट ही हैज डन ऑल दिस सिंस। हिंसा प्रभावित इलाकों में लोगों ने राज्यपाल से बीएसएफ की चौकी बनाने की मांग की। यहाँ राज्य पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। बीजेपी कह रही है कि सीमा के पास वाले इलाके से हिंदुओं को हटाया जा रहा है। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हिंदू आबादी खाली करने का काम चल रहा है। 8-9,000 विलेजेस वह शंख नहीं बज रहा है, हिंदू जीरो कर दिया है।
वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी की पार्टी ने सभा की। एमआईएम के मुख्यालय में हुई सभा में ओवैसी ने कहा कि सरकार को वक्फ संशोधन कानून वापस लेना होगा। नए वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी की पार्टी का ये पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में हुए विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों की भीड़ से जोश में आए ओवैसी ने कहा कि सरकार को वक्फ कानून भी वापस लेना होगा। हैदराबाद में हुई बैठक में नए वक्फ कानून के विरोध में होने वाले प्रदर्शनों का कैलेंडर जारी किया गया। नए वक्फ कानून के विरोध में 30 अप्रैल को बत्ती गुल प्रोटेस्ट, 18 मई को तेलंगाना आंध्र प्रदेश में राउंड टेबल मीटिंग, 22 मई 2025 को महिलाओं का प्रदर्शन, 25 मई 2025 को ह्यूमन चेन, 1 जून 2025 को हैदराबाद में धरना प्रदर्शन होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेती तब तक विरोध जारी रहेगा। हम झुकने वाले नहीं हैं, हम जमहूरी तरीके से लड़ेंगे। हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता बताया, कानून को वापस लेना पड़ेगा। औरंगजेब को लेकर एक बार फिर से सियासी बवाल शुरू हो रहा है और इस बार विवाद शुरू हुआ पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन के बयान से। एसटी हसन ने औरंगजेब को अच्छा शासक बताया है। सांसद रहे एसटी हसन की नजर में औरंगजेब में कुछ बुराई थी तो हजार अच्छाइयां भी थी। वो कहते हैं कि अखंड भारत औरंगजेब ने ही बनाया था, साथ ही वो दानवीर भी था। अखंड भारत की जो तस्वीर है वो औरंगजेब की ही बनाई गई है। अफगानिस्तान से लेकर गोलकुंडा तक औरंगजेब ने ही फतेह करा था। औरंगजेब की तारीफ में शब्दों का सैलाब बहाने के बाद एसटी हसन अपने सियासी दुश्मनों पर तीर छोड़ना नहीं भूले। कहा जिन्होंने मुगलों का साथ दिया उनकी संतानें आज सत्ता में हैं। जिनकी औलादों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रखा है राजस्थान के अंदर, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिन्होंने मुगलों का साथ दिया था। एसटी हसन की इस बयानबाजी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि अपराधियों आतंकियों का महिमा मंडन करने वालों के लिए ही औरंगजेब महान हो सकता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं से अपेक्षा भी क्या की जा सकती है? अपराधियों का, आतंकियों का महिमा मंडन करने वाले इस देश के खलनायकों का ऐसे ही महिमा मंडन करते हैं। महाराष्ट्र में जल्द ही बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद उद्धव गुट के सामने चुनौती अपना गढ़ बचाने की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी और शिंदे गुट से दूरी वाली शर्त राज ठाकरे को मंजूर होगी? उद्धव ने भी राज ठाकरे से मेल मिलाप के लिए दरवाजे खोल दिए, लेकिन बीजेपी और शिंदे गुट से दूरी की शर्तें भी लगा दी। 5 दिन पहले 15 अप्रैल को ही राज ठाकरे एकनाथ शिंदे से मिले थे। कई मौके पर राज ठाकरे बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं। राज ठाकरे के इन्हीं सियासी कदमों से उद्धव सेना असहज है। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है हम भाई हैं, हमारे में कोई गिले शिकवे नहीं है, अगर है तो मैं मिटा दूंगा। लेकिन एक ही बात है, जिससे आप महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं उसको अपने घर में आप जगह मत देना। ठाकरे ब्रदर्स के इस मेल मिलाप पर बीजेपी की भी नजर है। फिलहाल बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में ठाकरे भाइयों का एक साथ होना उसके लिए सियासी चुनौती होगा। हालांकि सीएम फडणवीस इसे बीजेपी के लिए चुनौती नहीं मानते हैं। अगर वो साथ में आते हैं तो हमें उसकी खुशी है। चाहे बीएमसी के चुनाव हो, चाहे लोकल बॉडी के चुनाव हो, हमारी जो एनडीए है ये निश्चित रूप से ये सारे चुनाव जीतेगी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट दाखिल होने के बाद दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन और हंगामे के बीच दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गजों की बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुई इस बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। बैठक में जनता के बीच जाकर अपनी बात कहने की रणनीति बनी। खड़गे ने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। बदले की राजनीति, ईडी सीबीआई को आगे करके मोदी जी, अमित शाह लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी पर प्रहार करना चाहते हैं। ईडी के दुरुपयोग पर आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कांग्रेस 21, 22, 23 अप्रैल को देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस नेता पूरे देश में 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस 25 से 30 अप्रैल तक गुजरात में संविधान बचाओ रैली करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में बदले की कार्रवाई के आरोपों पर बीजेपी ने कहा
कि कार्रवाई देश की संपत्ति की सुरक्षा के लिए है। I condemn the Congress party for being a part of this scam. बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की पार्टी के एक पोस्टर से सरगर्मी शुरू हो गई है। चर्चा है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर पर लिखा है, चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार। एलजेपी-आर के इस पोस्टर ने बिहार की सियासत में सरगर्मी ला दी। चिराग की पार्टी के बड़े बड़े नेता इस पोस्टर को अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट कर रहे हैं। चर्चा है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग कह चुके हैं कि वो केंद्र में ज्यादा नहीं रहना चाहते, बिहार उनको बुला रहा है। इस बयान के बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी-आर की युवा इकाई की ओर से जल्द ही चिराग से विधानसभा चुनाव लड़ने का औपचारिक आग्रह किया जाएगा। संगठन की तरफ से प्रस्ताव पारित कर उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा जाएगा। चिराग पासवान जी ने अपनी भविष्य की राजनीति को लेकर के जिस तरह से बिहार और बिहारियों के प्रति जो अपनी प्रतिबद्धता है, जो अपनी जिम्मेदारी है, उसको लेकर के जो उन्होंने विचार प्रकट किए हैं, वो स्वागत योग्य कदम है। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन फाइटर जेट का सौदा तय हो गया है। दोनों ही देश इस महीने के आखिर में डील पर साइन करेंगे। समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। जल्द ही भारतीय नौसेना को राफेल फाइटर जेट का मरीन वर्जन मिलेगा। इसे लेकर फ्रांस के साथ सौदा तय हो गया। ये डील 63,000 करोड़ रुपए की होगी। 28 अप्रैल को फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्न भारत आ रहे हैं। इस दौरान नौसेना के लिए डील फाइनल हो सकती है। 9 तारीख को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने राफेल एम लड़ाकू विमानों को खरीद की मंजूरी दी थी। फ्रांस की कंपनी दासो से राफेल के मरीन वर्जन खरीदे जाएंगे। ये डील सीधे दोनों देशों की सरकार के बीच हुए समझौते के तहत होगी। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर तैनात करने के लिए राफेल एम लड़ाकू विमानों को खरीदा जा रहा है। जून 2024 में जब पीएम मोदी फ्रांस के आधिकारिक दौरे पर गए थे, तब इस सौदे को हरी झंडी दी गई थी। तभी से भारत के रक्षा मंत्रालय की कॉस्ट निगोशिएशन कमेटी और फ्रांस का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल राफेल एम सौदे को लेकर कई दौर की चर्चा कर चुका है। अब आगे बढ़े, खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के सीहोर में भीषण आग लगी और लोगों को जिसने खौफजदा कर दिया। ऐसा लगा कि मानो आग सब कुछ खत्म कर देने पर आमादा हो। आग की वजह से भेरुंदा इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना। ऐसी विकराल आग जो मानो सब कुछ खाक कर देने पर आमादा है। तस्वीरें सीहोर के भेरुंदा इलाके की हैं, जहां पर जेपी मार्केट में मौजूद 2 दुकानों में आग भड़क गई। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, जहां आग का विकराल रूप देखने के बाद फायर ब्रिगेड टीम के भी होश फाख्ता हो गए। जानकारी के मुताबिक जेपी मार्केट में मौजूद गिफ्ट और जूते की दुकान में आग लगी थी, जिसने कुछ ही वक्त में इतना भीषण रूप अख्तियार कर लिया कि इलाके में लोग खौफजदा हो गए। आग इतनी भीषण थी कि गली में भी इसके शोले भड़कते हुए दिखाई दिए। दुकानें धू धू कर जलती दिखीं। आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। ऐसा लगा मानो आग की लपटों में पूरा इलाका ही घिर गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड की टीम मामले की तफ्तीश में जुट गई है। गनीमत रही कि इस अग्निकांड में किसी की जान नहीं गई। उत्तराखंड से भी आग की खबर है। उत्तराखंड के हरिद्वार में टेंट हाउस में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग के विकराल रूप को देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। धू धू कर जलता दिख रहा यह हरिद्वार का शिव शक्ति टेंट हाउस है, जहां अचानक ही आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। टेंट हाउस के भीतर से आग की भीषण लपटें उठती दिखाई दी। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। जिस टेंट हाउस में आग लगी वो हरिद्वार के पुराने इंडस्ट्रियल इलाके में है। आग तेजी से टेंट हाउस में फैली, जिसने देखते ही देखते टेंट हाउस में रखे सारे सामान को जलाकर खाक कर दिया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के 8 कर्मचारी लगातार कोशिश करते दिखे, जिन्होंने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की माने तो फिलहाल साफ नहीं है कि आग किस वजह से लगी,
हालांकि पहली नजर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का शक जताया जा रहा है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। इस भीषण आग को देखने के बाद स्थानीय लोगों में भी खौफ साफ दिखाई दिया। यूपी की राजधानी लखनऊ में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां ओवरटेक करने के चक्कर में दो गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हो गई और हादसे में घायल हुए ड्राइवर को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि हादसा कितना भीषण था। सड़क पर पलटी हुई काले रंग की कार दिख रही है, जबकि दूसरी कार सड़क किनारे खंभे से टकराई हुई नजर आ रही है, जिस पर एक बोर्ड भी गिरा हुआ दिख रहा है। तस्वीरें लखनऊ के कला कोठी घाट इलाके की हैं, जहां पर ग्रीन कॉरिडोर पर दो गाड़ियां आपस में टकरा गईं। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने के चक्कर में तेज रफ्तार गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ गया और फिर ये दूसरी कार से जा टकराई। हादसे के बाद एक कार सड़क के बीच में ही पलट गई, जबकि दूसरी बेकाबू होकर सड़क किनारे मौजूद खंबे से जा टकराई। जहां हादसा हुआ उसके पास ही मैरिज हॉल में शादी समारोह चल रहा था। लोगों ने गाड़ियों की टक्कर की आवाज सुनी तो वो बाहर निकले। हादसा देखने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे में घायल लोगों को कार से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। तेज रफ्तार की वजह से हुए हादसे से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।